चोरी में अभी तक हमने दिल्ली का 30 हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और साथ ही साथ करकरडूमा कोर्ट कवर किया। तो आज हम एनसीआर के फरीदाबाद कोर्ट में जा रहे हैं और आपके सामने एक पिक्चर लेके आ रहे हैं जिससे आप ये कंपेयर कर पाएंगे कि देश की राजधानी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और एनसीआर में मौजूद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आखिर फर्क क्या है, कौन सी सुविधाएं हैं और कौन सी सुविधाएं नहीं। चलिए हमारे साथ। तो नमस्ते सर, मेरा नाम है चारू सिंह, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुद्धा देवदास। मैं आपको भी नमस्ते कहता हूँ और सबसे पहले तो आपका ग्रुप को सभी मेंबर को मेरी तरफ से नमस्ते, क्योंकि आप लोग यहाँ तक आए और हमसे बातचीत करने आए, ये सबसे बहुत अच्छा लगा। तो बताइए, आपको कितने साल हो गए वकालत से जुड़े हुए? मैं ऐसे वकालत से जुड़े हुए देखा जाए तो 2007 से है। मैं जब से कॉलेज आया तब से ही सीनियर जो भी निकलता था उनको पैसा लेता था और बदले में उनको फाइल बना देता था और प्रॉक्सी बन के भी काम करता था। अच्छा। बट पैसे के बलबूते पर, फुकट में नहीं किया मैंने कभी। ठीक है, जो बता रहा हूँ शुरू से ही? हाँ, 2007 से जब से कॉलेज आया तब से ही चालू किया, क्योंकि मेरे पैसे की भी बहुत ज़रूरत था, क्योंकि मेरे फादर की सारे कुछ डैमेज हो चुका था। तो नेचुरली पैसे के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। फुकट में मैं किसी को फाइल क्यों बनाऊँ? एक एक फाइल बनाने के लिए रात दिन मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद 2010 से मैंने डायरेक्ट खुद ही आया ना, मैं किसी के पास इंटर्नशिप किया और न सीखा। बट हाँ, एक इंसान को फॉलो किया, वो है मिस्टर ओपी शर्मा। उनका फाइल मैंने फॉलो किया और उन्हें हर मोड़ पर मुझे मदद किया। फिर क्या हुआ यहाँ आने के बाद? 2010 में क्या रहा? मैं सबसे पहले 30 हजारी कोर्ट से आया। अच्छा, आप 30 हजारी कोर्ट में थे? 30 हजारी कोर्ट से किसी का सीट का थोड़ा सा हिस्सा शेयर लेके फिर आया था काम करके। उसकी मतलब काम, उसका काम भी मैं कर देता था, बदले मेरा काम, और उल्टा उसको किराया भी देता था। ज्यादा अच्छा कौन सा कोर्ट लगा आपको, यहाँ पे या 30 हजारी? ज़्यादा अच्छा तो ऐसे 30 हजारी इसलिए है, 30 हजारी में जो जातिवाद, गाँववाद या जो भी है ये चीज़ कम है वहाँ एक्चुअली मार्केट की तरफ। यहाँ पे पहले तो लग रहा था बट अभी मेरे लिए कोई इशू नहीं। अभी तो इवन हो गया यहाँ पे भी। यहाँ पे मुझे अभी सारे जगह का, सभी जगह का, सभी कास्ट का आदमी आने लग गया क्लाइंट, तो अभी यार कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। पहले एक टाइम शुरू में एक टाइम में ये प्रॉब्लम आ रहा था। कोई वाकया याद है आपको? और जिस टाइम इन सीट में बैठता है मिस्टर ओपी शर्मा, उन्हें मुझे खूब कोऑपरेट किया। ठीक। तो 2010 से अभी तक के बारे में बताइए, क्या रहा यहाँ पे कोर्ट में, कैसे कैसे बनी प्रैक्टिस? यहाँ से प्रैक्टिस थोड़ा सा शुरू में जंग तो जरूर करना पड़ा। जो चीज़ यहाँ पे भी होता ही, आपको पता है, जो यहाँ बोलता है जो मैं सीनियर आदमी हूँ, जो मेरे आगे क्यों बोलेगा, ये एगो तो यहाँ पे भी था। यहाँ पे तक है मुश्किल, दिल्ली में भी रहता है बट कम था वहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा था। बट यहाँ पे ये चीज़ अभी हट गया। अभी ये चीज़ फरीदाबाद कोर्ट में कर रहे हो? नहीं, मद्रास छोड़ के सब जगह जाता हूँ, कलकत्ता भी जाता हूँ, बॉम्बे भी जाता हूँ। सबसे फेवरेट कोर्ट कौन सी है आपकी? देखो, एक वकील के लिए कोर्ट एक मंदिर के बराबर है, इसलिए मेरे फेवरेट सारे कोर्ट है। आपको कौन से तरह के केसेस सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं लड़ने? सारे केसेस ही अच्छा है, डेली सीखने के मिलता है। हर केस नया केस जितना करूँगा उतना और सीखूंगा, तो उसमें बुरा क्या है? मुझे अच्छा बुरा का मतलब नहीं है, सभी केस ही मुझे अच्छा लगता है। बढ़िया। तो ये बताइए, इस कोर्ट में किस तरह की क्लाइंटेल आती है? कितने क्लाइंट्स आते हैं, किस तरह के केसेस आते हैं? ज़्यादा फैमिली आता है, फैमिली को मैटर आता है, रिकवरी भी आता है और चेक बाउंस का भी आता है, और क्रिमिनल केसेस जैसे भी मर्डर वगैरह जो भी है, रेप वगैरह, और पेंडेंसी, पॉक्स वगैरह भी आता है। और पेंडेंसी का क्या सीन है यहाँ पे? कुछ केसेस पेंडिंग जो है लॉकडाउन के कारण पेंडेंसी हो गया, नहीं तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं थी ना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इस कोर्ट में आपको लगता है कुछ चीज़ बननी चाहिए, किसी चीज़ की मरम्मत होनी चाहिए? जहाँ तक सोचने वाला सवाल है, ये जिम्मेदारी हमने बार को दे रखा है। हमने साल में वोट, इलेक्शन में होता है और वोट देते हैं। अब ये चीज़ अगर उन्हें अगर नज़र ना डाले, हम बोल के क्या कर सकते हैं? लेकिन फिर भी किसी बुनियाद पे ही तो इलेक्शन में आप वोट देते हैं। बुनियाद में यही वो जो सबकी चेंबर की प्रॉब्लम सॉल्व हो, और ये जो थोड़ा थोड़ा अभी भी जो मतलब जातिवाद है, भाईवाद रह गया, उसको ख़त्म हो, बस। अब आप बताइए, कोई एक नया वकील बनने जा रहा है, नई वो वकालत में घुस रहा है, उसके लिए आप क्या कुछ शब्दों में बताएंगे? शब्दों में यही बताऊंगा, वो पढ़ के आए, पढ़ के कोशिश करे, ये नहीं दलाल बनने की कोशिश नहीं करे, जो आए और नोट कमाए और चले जाए, केस जाए, ऐसी तैसी हो जाए या बाहर में जाए। अगर वो खुद अगर पढ़ के मेहनत करके आए, जजमेंट बहुत है, जजमेंट उठा के भी पढ़े, तो भी मेरे हिसाब से वो 70% वकील बन सकता है। अरे ये वकालत एक ऐसे प्रोफेशन है, रोज का सीखने गए, और इसलिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि इस केस में जीत गया तो मैं जीत गया बस हो गया, दूसरी केस भी ऐसे फॉलो करे ना। उस केस में भी मेरा क्या गलती है, नहीं गलती है, उस गलती को हमें देखना चाहिए और डेली खुद को भी अपडेट करना चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो बताइए मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णिमा गोयल है। और आपको कितने साल हो गए वकालत से जुड़े हुए?
मैं पिछले 20 साल से फरीदाबाद में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यूपी मेरठ की तो रहने बताइए अब तक का सफ़र कैसा रहा? इतने 20 साल कैसे कटे, कैसे शुरुआत हुई, सब बताइए। वाली। 20 साल मेरे बहुत स्ट्रगल वाले भी कहूँगी और अच्छे भी कहूँगी, क्योंकि मैं यूपी से थी, मेरी शादी राजस्थान में हुई। तो जब यहाँ फरीदाबाद मेरे हस्बैंड की जॉब थी तो हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। मैंने सोचा कि अब प्रैक्टिस करते हैं। मेरे इन लॉज ने कहा कि जब पढ़े हुए हो तो प्रैक्टिस करो, तो मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ आई। मैं किसी को नहीं जानती क्या थी घर यहाँ पे पे। किसी तरह की लड़ाई थी कि आप प्रैक्टिस करने जा रही हैं? नहीं, बल्कि मेरे इन लॉज ने मेरे को कहा कि पढ़े लिखे हो तो करो, अपनी डिग्री को यूज़ करो, इसको अननेसेसरी घर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। सही बात है। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट उस टाइम किया। क्या उम्र थी आपकी? मेरी 30 थी। तो मैं लग गई अपना, यहाँ आ गई मैं कोर्ट में अकेले आ गई? एक दिन मैं अकेले यहाँ पर आ गई। मेरी एक्चुअली में बैकग्राउंड जो है, मेरे फादर प्रैक्टिस में है, मेरे भाई भी प्रैक्टिस में है। वो यूपी में ही थे, हापुड़ में करते थे। मतलब मेरी बर्थ और मेरी एजुकेशन मेरठ की है, और फिर हम लोग हापुड़ में यूपी में शिफ्ट हो गए थे। चौधरी चरण सिंह पहले उसको, भी वहीं से। अच्छा, पहले उसको मेरठ यूनिवर्सिटी बोलते थे। हाँ। है ना। अब उसका चौधरी चरण सिंह हो गया है ना। तो वहीं से ही मेरी सारी एजुकेशन रही है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट डे आई, यहाँ पे मेरे पापा ने कहा आप जाके सबसे पहले यहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनसे मिल लेना। अच्छा। तो उस समय ओपी शर्मा जी यहाँ प्रेसिडेंट थे। मैं उनके पास गई सीधी और उनसे कहा जी मेरे को यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, तो आप मेरे को गाइड करिए। तो उन्होंने मेरे को एक लेडी एडवोकेट का नाम दिया कि आप उनसे मिल लो, वो आपकी हेल्प करेंगी। तब यहाँ पे बहुत कम एडवोकेट थे, 200-250 लोग आते थे बस। एडवोकेट्स जो थे बहुत कम थे, और 10-15 केवल लेडीज़ होंगी यहाँ पर। उनमें से एक आप थी? उनमें से मैं एक थी, सब सीनियर थी, एक केवल मेरे साथ की ये थी। जगह थी उस टाइम आपके पास? हाँ, तब ये भी जगह थी, और इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ भी इसी तरीके की सीट्स थी। तब चैम्बर प्रोसीजर कुछ नहीं था, कोई प्रोविज़न नहीं था, और केवल ये बीच में जो ओल्ड हमारी कोर्ट है, यही वाली कोर्ट होती थी। ये कोर्ट बिल्डिंग भी नहीं थी, दूसरी वाली। तो ये तो अभी बने हैं, 5-1 साल ही हुए हैं इनको, बहुत चक्कर खाए हैं यहाँ पर। क्लाइंटल कैसे बनानी शुरू करी? मेरे सीनियर थे, फिर उन मैडम ने मेरे को गाइड किया। एक सिविल के बहुत अच्छे सर थे, ML सचदेवा जी, मेरे जो सीनियर थे, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा अपनी बेटी की तरह रखा, गाइड किया। ड्राफ्टिंग वगैरह सब सीखी? सब उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया। सिविल के मास्टर थे वो, तो मैं भी सिविल में इंटरेस्ट आ गया। मेरे फादर भी सिविल में थे, तो मेरे को सिविल में इंटरेस्ट था ही। अब सिर्फ सिविल के केसेस लेती हैं? नहीं, अब तो सिविल के देखो ऐसा होता है, लेडीज़ के पास, मैंने जो एक्सपीरियंस है मेरा, सिविल का केस लेडीज़ के पास कम आते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि प्रॉपर्टी से, जैसे गांव की प्रॉपर्टियों के अधिकतर डिस्प्यूट होते हैं। जो स्टे मैटर होते हैं वो तो फिर भी आ जाते हैं, रेंट के होते हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी से, पुरानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, तो गांव के नंबरदार, सरपंच, ये सब इन्वॉल्व से रहते हैं उन प्रॉपर्टी में। चकबंदी हो रही है, ये हो रहा है, मतलब बहुत सारा उसका प्रोसीजर होता है। तो उनको लगता है वो जेंट्स के टच में ही रहते हैं, तो वो जेंट्स के पास ही चले जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है। जाहिर सी बात है ना। तो मेरे पास सिविल के मैटर हैं, लेकिन कम है, ऐसे एज इट गांव के नहीं है, लेकिन हाँ स्टे मैटर काफ़ी हैं, फैमिली डिस्प्यूट काफ़ी हैं। अब तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फैमिली डिस्प्यूट के मैटर हैं, फैमिली डिस्प्यूट और चेक डिसऑनर के। सबसे ज़्यादा फैमिली डिस्प्यूट भरा पड़ा है यहाँ कोर्ट में। तो ये एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत अच्छी मेरी जर्नी। सब यहाँ कोर्ट में जितनी भी हमारी बार जब भी बनी, सारे बार के प्रेसिडेंट चाहे कोई भी रहा, सब बहुत कोऑपरेटिव थे, सब बहुत अच्छा करते थे। पहले मेरे दिल्ली से रजिस्ट्रेशन था, फिर मैं वोट नहीं डाल पाती। आप करती थी कहीं पे प्रैक्टिस? नहीं, मैं दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करा के थोड़े दिन 30,000 ही गई थी, पर 30,000 गए थे, लेकिन मेरे को वहाँ नहीं अच्छा लगा। क्योंकि एक तो मेरा रेजिडेंस यहाँ का था। तो क्या अप एंड डाउन करती थी आप यहाँ से रोज जाके वापस? 30,000 ही, मतलब बहुत कम दिन गई थी मैं, तो इसलिए वहाँ पे मेरे को अच्छा सा नहीं लगा कुछ। कंज्यूमर में जाती थी, वहाँ पर था ये कौन सी जगह, अब तो मैं जगह भी भूल गई, थोड़ा ध्यान नहीं है। हाँ, कुतुब एनक्लेव में। हाँ। वहाँ जाती थी मैं कंज्यूमर में। अभी भी है एक, लेकिन अब मैंने किसी और को हैंड ओवर कर दिया है। देखो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, हर एक को लगता है काम मिले,
तो जो भी काम आता है सब कर लेते हैं। हाँ, और बाद में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने कल्चर कम देखा है, लेकिन यूपी में ऐसा है कि हर एक एडवोकेट का ना स्पेसिफिक एक लाइन है। जो सिविल की कर रहा है वो सिविल की कर रहा है, जो क्रिमिनल की कर रहा है वो क्रिमिनल कर रहा है, जो क्लेम केसेस कर रहा है वो क्लेम कर रहा है, जो कंज्यूमर कर रहा है वो कंज्यूमर कर रहा है। यहाँ पे हर एक एडवोकेट हर एक काम कर रहा है, तो उससे उसकी नॉलेज तो देखो, जो एक चीज़ में करेगा उसकी परफेक्शन होगी। हाँ, कई में सवार है। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी बस एक ये कमी लगी, जो सीनियर्स हैं वो कर भी रहे होंगे, मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बेसिकली मेरे पास तो सिविल, फैमिली, वैसे तो चेक के भी काफ़ी हैं, मैं सिटी के भी है, सभी है। आप खुद भी सबके केस कर रही मैं हैं? खुद भी सभी कर रही हूँ। आप बताइए सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त आज तक 20 साल में कौन सा था प्रैक्टिस में? मुश्किल वक्त मुश्किल वक्त तो देखो, स्टार्टिंग में जब आपको कुछ नहीं आता है तब तो आप कोर्ट में जाके कुछ भी बोल दो, आपको मुश्किल लगेगा नहीं। मुश्किल दौर जब होता है जब आप ना तो बहुत अच्छा आता है और ना बहुत कम आता है, बीच में हो आप, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है उस समय जब आप बीच में होते हो। तो कॉन्फिडेंस लेवल जब कम होता है तो तभी वो मुश्किल दौर होता है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको स्टडी भी नहीं कर पा रहे हो ज़्यादा, या कर रहे हो तो आपको लग नहीं रहा कि आप सेटिस्फाइड हो। तो मेरे में मुश्किल दौर बहुत कम आया, क्योंकि मेरी आदत है, मेरे को कुछ नहीं आ रहा है तो मैं आज भी अपने सीनियर से पूछ लेती हूँ। लेकिन जो जूनियर होते हैं वो आजकल पूछते नहीं हैं, शर्म में हेजिटेशन भी है कि पूछेंगे, वो कहेंगे इसे ये भी नहीं आ रहा, पता नहीं कितनी बड़ी बात पूछ रहे हो, क्या पता कितनी छोटी बात पूछ रहे हो, ये भी नहीं पता ना आप क्या पूछ रहे हो। आपको कोशिश करते हो जूनियर्स की मदद करने की? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ मेरी ये प्रीति राठौर एडवोकेट हैं, अब इनकी लॉ हो चुकी है, मेरे साथ 4 साल से जुड़ी हुई हैं। आप इनसे पूछना मैं मदद करती हूँ कि नहीं, वो तो दूसरा ही बताएगा, मैं तो क्या बताऊँ। मैंने 2 साल लॉ कॉलेज में पढ़ाया भी है। अच्छा, तो इसलिए मेरे को तो शौक है पढ़ाने का, वैसे भी समझाने कौन सा का। कॉलेज था? लॉ इंस्टीट्यूट था यहाँ पहले, साईं धाम मंदिर है उसके पास में, तिगांव में, तो उसमें पढ़ाया था। धन्यवाद, थैंक यू। तो नमस्ते सर, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाहर सिंह भाटिया एडवोकेट। और कितने साल से वकालत से जुड़े हैं? 15 साल से। 15 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव शाहजहानपुर है, ओके, फरीदाबाद में ही। ठीक है, तो आप फरीदाबाद के रहने वाले हैं और आपकी प्रैक्टिस अभी तक 15 साल से ऐसी रेगुलर प्रैक्टिस। तो बताइए आपका सफर कैसे था, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या किया 15 साल में? बहुत अच्छा लगा, सफ़र अच्छा रहा, कॉलेज टाइम भी अच्छा रहा। कहाँ से करी? आगरा कॉलेज से। अच्छा, हॉस्टल में रह के लॉ किए, बहुत अच्छा सफ़र रहा वो। स्टूडेंट लाइफ। किसी के जूनियर थे जब आप यहाँ पे आए थे? जूनियर थे, DS रावत और रामकरण भारद्वाज जी हमारे सीनियर रहे हैं, उनके अंडर ही हमने मतलब जूनियरशिप की है। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है वकालत के बारे में? वकालत में सबसे अच्छी चीज़ लगती है एकजुटता। अच्छा, जो यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है वो एकजुट होकर अपनी मांग मंगवाना और अपना सहयोग रखना एक दूसरे और से। सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ कौन सी लगती है जो आपको लगता है ये बदल जानी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? बदल जानी चाहिए सबसे बड़ी तो ये है कि यहाँ की जो पानी व्यवस्था है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बदल जानी चाहिए। तो बताइए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो किन वो तो किन बहुत चीज़ों की अच्छा ज़रूरत है? है। ये तो लिफ्ट जो हमारी है थोड़ा बीच बीच में ख़राब हो जाती है, इनकी रेगुलरिटी मतलब मैकेनिक होना चाहिए जो उसमें फंस जाते हैं उन्हें निकालने के लिए, और मतलब चलती रहनी चाहिए, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या ये है कि हमारे यहाँ वाटर ATM लगा हुआ है, वो पिछली बार तो चालू था, लेकिन अब की बार जो प्रधान जी उन्होंने चालू नहीं कराया, वो ATM चालू हो जाए तो पानी की परेशानी खत्म हो जाए। अब बताइए, जब से ये कोर्ट ऑनलाइन होने लग गए हैं, वकीलों को किसी तरह की परेशानी है या फिर सब सही से हो रहा है? सब सही हो रहा है। जो भी हम जैसे कोई भी दावा डालते हैं तो ऑनलाइन हम अपनी डेट वगैरह देख लेते हैं, जिवनी ऑर्डर देख लेते हैं। और इंटरनेट वगैरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है? ना, इंटरनेट ठीक है यहाँ पे इंटरनेट सही है। और जो नए वकील आ रहे हैं इस वक्त, जिनके घर से कोई और वकील नहीं है, उनको क्या करना चाहिए अपनी वकालत स्टैब्लिश करने के लिए? देखो, मेहनत करनी चाहिए, यहाँ के सीखना चाहिए सीनियरों से, सीख के यहाँ बहुत मेहनत मतलब 4-5 साल तो वैसे ही बहुत लग जाता है, मेहनत करके कुछ पाया जा सकता है। धन्यवाद। तो नमस्ते सर, बताइए आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम OP शर्मा है और लगभग 50 साल हो चुके हैं। 1972 में ज्वाइन की थी मैंने प्रैक्टिस। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं,
थोड़ा पिकुलियर सा केस रहा है मेरा, उसके बारे में डिस्कस ना करें तो ठीक रहेगा। बताइए ना प्लीज, सबको सुनने में अच्छा लगेगा। 50 Reason- साल का एक्सपीरियंस। माई एक्सपीरियंसेस इनिशियल स्टेजेस में, देखिए कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप घुसोगे तभी से शुरू हो जाएगा। पीएन, अहलमद, रीडर, जजों के फादर जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज हैं, दे आर जस्ट नेक डीप इन करप्शन। तो आपको थोड़ा अपना शुरू से ही थोड़ा टफ करेंगे, थोड़ी दिक्कत आती है। नोबडी आस्क्ड मी फॉर एनी मनी। तो ये तो मेरा पर्सनल है, बाकी बहुत ही कम गिने चुने होंगे ऐसे आदमी तो जिनका ये नहीं रहा हो। तो ये तो फिर हार्ड वर्क तो आपको पुट करना पड़ेगा इस स्टेज पे पहुंचने के लिए, एंड यू हैव टू वर्क सिंसियरली फॉर इट, समझिए, तब जाके कुछ अचीव होता है। आई हैव ऑल्सो बीन इन द बार काउंसिल एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो इट, एंड सो मैनी पीपल सरप्राइज that how without spending even a single penny he got elected in the bar council. So the regulatory body, you know, bar council. You didn't have these campaigns and lavish expenditures. No expenditure, not lavish, not even expenditure of any kind. Just my expenses of diesel and just TV I take on some dhaba etc. तो आपके कोई कार्यकर्ता या लोग होंगे, एडवोकेट्स होंगे जो आपके लिए बातें करते होंगे, किसी ने कोई आपसे चार्ज नहीं लिया, कुछ नहीं? They tell others also कि भाई कुछ करना नहीं है। I got a call from पंजाब कि जी हमारे यहाँ कुछ भिजवा दो। मैं कहा भाई आप वोट मत देना मुझे, डोंट गिव मी वोट। तो कैसा रहता है यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे माहौल? इलेक्शन के टाइम पे यहाँ इतनी शराब चलती है जिसकी कोई हद नहीं। एवरी सॉर्ट ऑफ वाइसेस हैव नाउ इंट्रूडेड, सॉरी, मतलब हर एक किस्म की बीमारी चुनाव में घुस चुकी हैं। बाहर से भी बुरा चुनाव है यहाँ का। इसीलिए जो इट्स ऑल्सो एक फैक्टर, ये जो कंट्रीब्यूटरी है, जो केसेस बढ़ रहे हैं, बार वीक है इसलिए जुडिशरी हैवी है, समझिए। जो पेंडेंसी की बात है, वी डू नॉट वांट टू वर्क, इट्स जुडिशरी डज नॉट वांट। समय फ्यू ईयर्स बैक मैंने एक खबर पढ़ी, उसमें लिखा था कि साउथ के एक जज ने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में 1 महीने में अपने सारे केस ख़त्म कर दिए। ना तो वो जुडिशरी को अच्छा लगता था, ना बार को तो लगना ही नहीं था। क्यों? हर पेशी पे कोई क्लाइंट आता रहे, उससे कुछ पैसे लेते रहे, अटैक होता है ना अपनी पॉकेट पे। उसके अलावा दूसरा जो है, अभी इन सुप्रीम कोर्ट विद इन ए फोर्टनाइट, आपने पढ़ा वो पेपर में, उसको सस्पेंड इसलिए किया था, व्हाट हिज काउंसिल स्टेटेड इन सुप्रीम कोर्ट, कि जी इसने स्पीडीली वर्क किया है। दीज आर 2 glaring एग्जाम्पल्स। वैसे अदरवाइज ऑल्सो आई कैन से विद श्योरिटी दैट they do not have the judiciary and the lawyers. Both are contributory. They do not want to work at all. काम करना नहीं चाहते, लिटिगेंट्स घूमते रहें, उन्हें कोई परवाह नहीं होती इस बात की कि ये अपना घर छोड़ के आया है, काम छोड़ के आया है, व्हील चेयर पे आया है, 3-3, 4-4 बार उनकी बहस सुन लेते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है और ये ऐसे ही चलेगा। डू यू नो हाउ मच इज़ द पेंडेंसी? 4.25 करोड़। आई एम अफ्रेड आफ्टर 5 years इट मे नॉट गो टू 10 crores, ज़्यादा भी हो सकती है। क्या आपका कोई सजेशन है इसे कम करने के लिए? यस, ओनली विल पावर इज रिक्वायर्ड, और कुछ नहीं, सिर्फ विल पावर। करना चाहें तो फटाफट होगी। 1 महीने में एक जज ने कैसे सारे केसेस ख़त्म कर दिए जो बाकी नहीं कर सकते। माई एक्सपीरियंस, मैं एक डिस्ट्रिक्ट जज को बता रहा था कि इस टाइप के केसेस क्यों आप बर्डन बढ़ाते रहते हो, ये मेंटेनेबल ही नहीं है, चल ही नहीं सकते। एट द थ्रेशोल्ड दे शुड बी थ्रोन अवे। तो वो कहते हैं नहीं जी, हम तो आप समझते हो कि हमें पता नहीं है, हम खूब जानते हैं, लेकिन आप ही शोर मचाओगे जी, केस मेरा ख़त्म कर दिया। तो ये है। व्हेन आई वाज इन बार काउंसिल, तो मैंने बार काउंसिल में कुछ ग्राउंड्स रखे कि भाई दीज आर द रीजंस पेंडेंसी के जो बढ़ाते हैं। मेजर कंट्रीब्यूटरी इज़ द गवर्नमेंट,
रिट वर्क ऑलमोस्ट 70 to 80% गवर्नमेंट का होता है। एक क्लर्क के पास जाओ आप काम करने, उसने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया तो वो ख़त्म नहीं होगा। आप ऊपर जाओ, वो उसको मेंटेन रखेंगे। आप कोर्ट में जाओ, आप जीत गए, द डिपार्टमेंट विल फाइल अपील। उनका पैसा तो लगता नहीं कुछ भी, और वही काम आप पैसे दे दोगे तो ख़त्म हो जाएगा, लिटिगेशन बच जाएगी। तो इतना बुरा हाल है सब जगह, बड़ी डिसमल पिक्चर है। लगता है पता नहीं, इतनी हॉरिफाइंग है कि इस स्टेज पे कुछ नहीं किया गया तो इट विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। फिर हाथ मलते रहेंगे कि भाई हमने कुछ किया क्यों नहीं, क्योंकि इसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी से गवर्नमेंट नहीं सोचती है, गवर्नमेंट तो जुडिशरी पे हावी रहना चाहती है अपने काम। एक जो इसमें करप्शन जो है मोस्टली है गवर्नमेंट लेवल, उसका एक सीधा साधा सुझाव है, छोटी सी बात है, कुछ नहीं करनी। जो हायर पोस्ट पे जजेस हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स में, रिटायरमेंट के बाद उनके आप पर्क्स कंटिन्यू कीजिए, कोई पैसा मत काटिए, जितना अब ले रहे हैं वो सारी फैसिलिटी दो। देखो जुडिशरी में कितना इम्प्रूवमेंट आता है, कैसे सुधरती है। ये मुश्किल काम नहीं है कोई, इट्स वेरी फिजिबल। बजाय इसके कि 5 साल के लिए आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन में भेज दिया, कंज्यूमर फॉर्म में भेज दिया, ट्रिब्यूनल में भेज दिया, उन्हें कंटिन्यू करो। घर बैठे अपना पूरे पर्क्स लें, अपने आप सुधर जाएगा सारा कुछ, माहौल ठीक हो जाएगा। मैं फिर क्यों मिनिस्टर्स के चक्कर काटूंगा आगे की अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, तो मैं इम्पार्शली फैसला दूंगा। एक और सवाल है कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, मतलब जिनकी उम्र अब ज़्यादा हो गई है, उन्हें किस तरह की परेशानियां देखनी पड़ती हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए सीनियर एडवोकेट्स को यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लेवल पे, हाई कोर्ट्स में भी इतनी क्राउड है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, दूसरे बॉडीली एबल तो इतने होते नहीं। हालांकि सीनियर्स का कुछ तो लिहाज करती हैं कोर्ट्स, लेकिन देयर इज़ ए बिट ऑफ लिमिट। एक जो आजकल जो आया है स्टफ़, वो परवाह नहीं करते। जैसे हम जब आए थे जूनियर थे, कोई सीनियर आता था हम उसके लिए चेयर छोड़ देते थे, आओ जी बैठो, कोर्ट्स में भी। लेकिन आजकल वो लिहाज ख़त्म हो गया है। दूसरे जो बड़ी दिक्कत आती है, जब कोर्ट से वो बना के निकलते हैं ना, कि ना तो जज सुनने के लिए तैयार होते हैं, ना समझना चाहते हैं, और ना ही उनमें इतनी समझ हो सकती है कि कोशिश करें तो समझे भी, कोशिश भी नहीं करना चाहते। मतलब जस्टिस नाम की कोई चीज़ यहाँ है नहीं, इट्स जस्ट। और वो कहते हैं, ओपनली कहते हैं, भाई हम तो डिसाइड करते हैं कि इसे जस्टिस नहीं करते। लिखा हुआ है न्याय का मंदिर, ये लिखे रहने की बात है। सबसे ज़्यादा इनजस्टिस जुडिशरी में होता है लिटिगेंट्स के साथ। बड़ी अपेलिंग पिक्चर है, लेकिन हु कैन टेक इनिशिएटिव, किसी को लेना पड़ेगा। ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस 50 साल का है, 50 साल कोई कम टाइम नहीं है, आपने पूरा दौर बदलते हुए देखा होगा, तो क्या उसके साथ खुद को बदलना आसान था या फिर कहीं पे कुछ मुश्किलें आई? नहीं, रूटीन में तो बदलना ही पड़ता है। अब आपको मुश्किल तो क्या, हियरिंग वगैरह में दिक्कत होती है या? हाँ नहीं, अब तो खैर है नहीं, बट आई यूज्ड टू टेक हेल्प ऑफ समवन। माय सन यूज्ड टू बी विद मी, ही इज आल्सो ए लॉयर। वो मेरे साथ बैठे होते थे। अपने को कुछ नहीं समझ आता कि भाई लगा दो, ठीक है, कर ली, बात कर ली, हो गया। पर ऑनलाइन का सिस्टम भी मतलब कुछ समझ नहीं आता। जो आप सामने परसू कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, ऑनलाइन में वो नहीं होता। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है वकालत के बारे में, सबसे अच्छी? अब तो क्या बताएं, देखने को दूर से कि भाई चार्म है, वकील साहब हैं, और अंदर तो कुछ है नहीं। अंदर तो हमें पता है क्या होता खराब है। क्या लगता है कि गुस्सा आ जाए जिस बात से? कोर्ट्स में जो एस्केपिज्म, करप्शन और इनएफिशिएंसी, डेलिब्रेट अपॉइंटमेंट, जजेस को जैसा भी हो करना ही है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। सबसे बड़ा तब लगता है कि आप मेहनत करके जाओ, समझाने की कोशिश करो, आपके क्लाइंट का अच्छा केस है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही है, वो कुछ भी फैसला दे दे, तो फिर व्हाट फॉर, किस लिए हम मेहनत करते हैं। ये बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है आज। धन्यवाद सर।
तो नमस्ते मैम, बताइए आपका नाम क्या है माई सेल्फ रंजीता पटेल एडवोकेट। और आपने लॉ यहाँ कहाँ से की थी? लॉ मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से की थी, यूनिवर्सिटी कंपाउंड से। और कितने साल हो गए? मेरा रजिस्ट्रेशन 2014 में है। तो मैं जैसे कॉलेज की कभी छुट्टियां होती थी तो मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो ऑनवर्ड 2014 से मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस में हूँ। तो आप किसी सीनियर के अंडर हैं या यस, फिर मैंने 2 इयर्स किसी सीनियर को अपने ज्वाइन किया था। आफ्टर दैट मैंने 2017 में अपना इंडिपेंडेंस तो ये अब स्टार्ट आपका कर दिया था। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एग्जैक्टली, ये मेरा इंडिपेंडेंट है और अभी मेरे साथ 2 एडवोकेट और असिस्ट कर रहे हैं, रमक और एडवोकेट और पूछो और एक्सपीरियंस बताइए अपनी खुद की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का कैसा लग रहा है? मैम, अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस की बात करूँ तो अगर मैं या शायद और भी एडवोकेट्स जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से करते हैं कि आपका कोई फैमिली में सपोर्ट नहीं है, कोई आपकी पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है और आप ये कहें कि आपकी फैमिली में कोई एडवोकेट नहीं है, तो मैंने तो वहाँ से शुरू किया है कि जो मतलब लॉ से दूर दूर तक कोई कंसर्न नहीं है। इवन कि ऐसा भी नहीं थे आपको लॉ के टाइम नहीं, पे? थोड़ा दिक्कत क्या हुआ हुआ था। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी कि मैं यूपी से हूँ, मुझे याद है जब मैंने बोला था घर पे लॉ करनी है तो अच्छे से कलेश हुआ था। यस एग्जैक्टली, इसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं। तो जब मैंने अपने फादर को सजेस्ट किया कि पापा मुझे लॉ जाना है, तो ही सॉक्ड लॉ कि भैया आप मिडिल क्लास फैमिली से हो और लॉ नहीं जाती हमारे वहाँ की। आज तक हम लोग थाने नहीं गए हैं, आप कोर्ट में जाएंगे, आप चौकियों में जाएंगे, बड़ा स्ट्रगलिंग प्रोफेशन है फीमेल्स के लिए, आप कैसे स्ट्रगल करेंगे। तो मैंने कहा नो, आई एम डिसाइडेड कि मुझे लॉ करनी है तो मुझे करनी है। एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड से बात करें तो हम लोग 4 सिस्टर्स हैं, 1 ब्रदर है। तो उनको बस ये था कि नहीं आफ्टर 12th करो, आप मैरिज करो, नहीं कोई आपको एजुकेशन या कुछ भी नहीं करना। तो लॉ तो बड़ा डिफरेंट था क्योंकि जो भी हमने सुना था कि इसमें मतलब सर्वाइव करना या फिर एक लॉयर के लिए, क्योंकि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं आफ्टर 12th या कुछ भी, तो वही होता है कि आप 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा लेते हैं। बट एक कॉमन एडवोकेट के लिए जनरल पीपल्स की थॉट होती है कि नहीं, बड़ा स्ट्रगलिंग चीज़ है, आपको 5-5 रुपये के लिए या 10 रुपये महीने में आपको 4-4 साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई 1 रुपये भी नहीं देता। और एक्चुअल में है भी ऐसा, क्योंकि हमें लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है और केसेस करना, लोगों को कन्विंस करना कि नहीं हम हॉनेस्टली आपका काम करेंगे, और इन सब चीज़ों के चलते दिक्कत तो आती ही है एक एडवोकेट के लिए। अब क्या कहते हैं घर वाले, अब तो खुद की प्रैक्टिस नहीं एग्जैक्टली लास्ट 2017 से मैंने स्टार्ट किया है और मुझे तो बड़ा मतलब मेरे फैमिली भी पूरी अच्छी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं मैं प्रोसिक्यूशन काउंसिल भी हूँ। लीगल एड का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो नीडी पर्सनस के लिए फ्री में काम करती है, मैं उनके पैनल पे भी हूँ। तो मैं अभी नीडी पर्सनस को मैं हेल्प कर रही हूँ विदाउट मनी, कि ठीक है वो फीस मुझे गवर्नमेंट देती है लीगल एड से, और काफ़ी एनजीओ के साथ भी जुड़ी हुई हूँ मैं। अच्छा केस क्या है आपके पास आज तक लीगल एड से सबसे इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टेड तो एक लॉयर के लिए तो ऑल केसेस आर इंटरेस्टेड होते हैं। हाँ, कोई होता है ना जिसमें मन लग जाता है एकदम कि हाँ ये करना। नहीं, पॉस्को के केसेस होते हैं, हाँ पॉस्को के। और जैसे मैं अब थाने वगैरह में जाती हूँ, अभी रिसेंटली मैंने कल एक लड़की की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी थी, तो वो मतलब अपने एज से डबल बोल सकते हैं। लड़की 22 साल की थी, लड़का 40 साल का था। उसके साथ इंटैक्ट होके वो चली तो गई, बट जब पुलिस ने उसको ट्रेस किया, जब वो अपने पेरेंट्स से मिली तो देन कि मैम मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, और उसने बस वो मुझे अपनी बातों में बता के चला गया। शादी करी है, मुझे नहीं पता, पेपर में साइन करवा दिया उसने, कुछ ब्लैक धागा उसका बांधा हुआ था। तो बड़ा मतलब हैरानी हुई। मैंने उससे सिंपली पूछा कि अब कहाँ जाना चाहते हो, क्या हुआ आपके साथ, और आफ्टर दैट शी एक्सप्लेन मी एवरीथिंग ना कि एक्चुअल में क्या हुआ, कैसे उसने मैनिपुलेशन करी, अपनी बातों में फंसाया। तो इस फील्ड में आने के बाद कहीं ना कहीं देखा है ना कि लड़कियों का बड़ा एक्सटॉर्शन होता है। जैसे कि अब 18 साल से ऊपर की लड़की मेजर होती है, बट उससे नीचे की जो लड़कियाँ हैं ना, उसको बातों में फंसाना या उनको एक ऐसे गुमराह करके लेके जाना, वो सारी चीज़ें बड़ा मतलब है कि मुझे खुद भी लगता है कि किसी एनजीओ के साथ मिलके, हालांकि मैं काम कर रही हूँ 2-3 एनजीओ के साथ इस टॉपिक पे, और मुझे लगता है आप जैसे भी जो भी लॉ से रिलेटेड बंदे उसे इस टॉपिक पे ज़रूर सोचना है कि एग्जैक्टली क्या एज है लड़कियों के लिए कि जो हम उस पर काम कर सकते हैं या उनको क्राइम से बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉस्को में आप देखेंगे इंक्रीज़ हो रहे हैं मैटर, और लड़कियों को खुद नहीं पता कि ठीक है हम चाह रहे हैं, हमें तो शादी करनी है। 10 साल की लड़की तैयार है,
कि भाई आप चलो, मुझे तो शादी करनी है आपसे। उसने थोड़ा सा आपको करा, चॉकलेट दी, टॉफ़ी दी, लड़की चली गई। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से, अपने लॉ से, अपने सिस्टम से ये चीज़ की अपील ज़रूर करूँगी, क्योंकि बीइंग ए एडवोकेट, बीइंग ए लेडी एडवोकेट, मैं इस चीज़ को बड़ा देखती हूँ, क्योंकि मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जाती हूँ। लाइक लीगल एड से भी मैं अवेयरनेस कैंप को क्रिएट करती हूँ, विलेजेस में जाती हूँ, और हमारे समाज में अलग अलग जगह एनजीओ के थ्रू भी जाती हूँ। हमारे गांव वगैरह में जो औरतें हैं उन लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता है? नहीं है, वही तो मेजर इशू है। हालांकि इस पे काम कर रही है हमारे सीजीएम सर, लीगल एड के पैनल पे हम लोग जाते हैं, हम लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई दिस इज़ योर एज, आप अभी 18 से कम है। बॉयज़ को भी बताते हैं कि अगर आपने 18 साल से कम की लड़की के साथ छेड़खानी भी की तो आप पे भाई पॉस्को एक्ट एप्लीकेबल है, जो कि खुद में एक डेंजर सेक्शन है, तो आप इस तरह की एक्टिविटी को ना करें। तो वही है, थोड़ा सा सिस्टम में ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। लॉ अवेयरनेस है, तो वो हम छोटे छोटे कैंप्स लगाते भी हैं और कोशिश भी करते हैं बताने की कोशिश करते हो? एग्जैक्टली। और उस किस कैंप तरह से समझाया जाता है? क्योंकि मान लिया अगर डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी अगर आप समझा रहे हैं तो इन लोगों के दिमाग में सोच ऐसी है कि वो अपनी शादी नहीं छोड़ सकते, घर नहीं छोड़ सकते, तो ऐसे लोगों से आप बात कैसे करते हैं? उनको बताते हैं कि केस फाइट करने का मीन्स ये नहीं है कि आप अपने हस्बैंड से अलग हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर उड़ रहे हैं, जैसे कि लोगों में अवेयरनेस होती है, अरे तो कोर्ट में चली गई, इसने ये कर दिया, तो उनको समझाया जाता है ये जस्ट अपने राइट के लिए ये चीज़ है। ये जो कानून बना है, ये जो कोर्ट है, ये जो कचहरी है, ये कोर्ट आपके राइट्स के लिए है। आप किसके अधिकारों की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, अपने अधिकारों को बचा रहे हैं। इवन अभी कई लोगों की, कई लेडीज़ को हमारे समाज में उनकी मानसिकता ये है कि अगर मैं 120 केस का फाइल करती हूँ, 125 का केस अपने हस्बैंड के ऊपर, तो मैं वो तभी फाइल कर सकती हूँ जब मैं अपने हस्बैंड से अलग होंगी। बट उनको ये बताना ज़रूरी नहीं, आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए भी अपना मेंटेनेंस ले सकते हैं। अब लीगल हेड कैसे डिफरेंट उसमें काम कर रही है कि भाई कोई पॉस्को की लेडी है तो भाई मैं थाने में नहीं जाऊंगी, वहाँ पर ऐसा होता है, पुलिस वाले मुझे डराएंगे नहीं। उनको इस चीज़ की नॉलेज देना कि नहीं, लीगल अवेयरनेस का जो कैंप है वहाँ थाने में एक प्रोसिक्यूशन काउंसिल आपकी हेल्प के लिए बिठाई गई है, और हमारी अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स भी हैं जिसके तहत आप लोग काम कर सकते हैं, या वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब लोग इन्जॉय भी करते हैं, उन चीज़ों को समझते भी हैं और इनिशिएट मेरे नंबर्स भी लेते हैं और काफ़ी आगे भी आते हैं। हर कैंप से मेरे को बहुत क्वेरीज भी आती हैं और चीज़ें भी होती हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है वकालत के बारे में इतने टाइम में? वकालत के बारे में सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको एक स्कोप मिलता है किसी के लिए कुछ करने का। अगर आप पैसा कमाने के पर्पज़ से ओनली आ रहे हैं ना, तो आपके लिए वकालत सही प्रोफेशन नहीं है। बट आप एक देश के लिए, एक लोगों के लिए कुछ करने आ रहे हैं ना, ठीक है, पैसा तो है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप किसी के लिए एग्जैक्टली और नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप आज किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, एक ही काम तो आप फ्री में करेंगे, वो बंदा 10 कनेक्टिविटी आपको पर्सन्स देगा, वो तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पे करेगा। तो मैं तो जब से आई थी, क्योंकि कोई फैमिली का, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई फैमिली का सपोर्ट ना होना, कोई पॉलिटिकल आपका वो ना होना, तो मुश्किल था। बट व्हेन आई स्टार्ट ना कि अपने माइंड को सेट किया कि नहीं, मुझे देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, जब मैंने लोगों को स्टार्ट किया ना, तो आप मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे कि मैं कब आगे बढ़ गई, मुझे खुद नहीं पता चला कि मुझे आज, ठीक है, 2 हमारी एसोसिएशन है पूरी, हम 2 एडवोकेट्स साथ में काम कर रहे हैं और अपनी पूरी इंडिपेंडेंस सीट है, कोई काम की कमी नहीं है, कोई नहीं है। बट कभी भी इस प्रोफेशन में पैसा कमाने के उससे नहीं, स्ट्रगलिंग तो होती है एडवोकेट को, बट अगर आप एक सोशल उसमें चलेंगे तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एडवोकेसी। आई लव माई प्रोफेशन। ऐसी चीज़ है जिससे गुस्सा आता है कि ये चीज़ बदल जानी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? सिस्टम में या प्रोफेशन प्रैक्टिस में? लॉ में, प्रोफेशन में, हर चीज़ में कोई एक चीज़ जिससे गुस्सा आ जाता है? गुस्सा आता है ऑफ कोर्स, जब कोई क्लाइंट हमारे सामने उम्मीद से आता है ना, और वी आर प्रिपेयर्ड कि हमें भाई आज कुछ करना है इसके लिए, ये बहुत अंदर, और एट ऑफ द एंड व्हेन यू एंटर्ड इन द कोर्ट रूम देन यू फाउंड द जजेस ऑलरेडी कि इतनी लंबी डेट आपको दे दी है। पेंडेंसी ऑफ द केसेस ना, जिसकी वजह से लॉन्ग डेट्स लगती हैं, वो एक एडवोकेट के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि वो उस चीज़ को कैसे फेस करे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट मनवीर तंवर जी। और सर आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट महेंद्र सिंह है। तो कितने साल हो गए आप दोनों को प्रैक्टिस करते हुए? करीब 4 साल हो गए हमें, 4-5 साल हो गए। आपको? मेरे को 4-5 साल हो गए जी।
तो बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे आप लोग यहाँ पे आए, कैसे स्टैब्लिश किया खुद को? शुरुआत में जब कॉलेज में होते हैं तो जो मूवीज़ में देखते हैं माय लॉर्ड तारीख पे तारीख, एक्चुअली वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है, इसकी डिग्री बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, लेकिन इसमें सरवाइव कर पाना उतना ही मुश्किल होता है। और ये प्रोफेशन की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है आपकी, आप कितना भी ऊपर तक जा सकते हैं। हमने राम जेठमलानी जी को देखा, हमने हरी साल्वे जी को देखा, वो हमारे इंडिया के रिप्यूटेड लॉयर्स हैं। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट का एक एक्सपीरियंस भी हमने लिया, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, हम हाई कोर्ट भी जाते हैं, तो हम मतलब देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर एक ऐसा एरिया है कि जहाँ आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो इन दिस प्रोफेशन। अगर आप साकेत कोर्ट जाते हो तो वहाँ एडवोकेसी कुछ अलग तरीके की आपको पता चलती है। आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद की प्रैक्टिस अलग है। तो थोड़ी सी शुरुआत में मुश्किलें हुई, जिस एटीट्यूड के साथ, जिस जोश के साथ आते हैं, तो वो 15-20 दिन में यहाँ पता लग जाता है कि भाई बहुत मेहनत की बात है, यहाँ पर बहुत कुछ काम हमें करना पड़ेगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी होती है। जब हम शुरुआत में ही आए थे तो हमारे गुरुजी कहेंगे हम, श्री वीपी चपराना जी एडवोकेट, और मैम है मैडम सरोज पोपली एडवोकेट, उनको काफ़ी टाइम हो गया है। तो उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि इस प्रोफेशन में जो दिखता है वो नहीं है, और जो नहीं दिखता वो सब कुछ है यहाँ पर, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते तो उन्होंने हमें सिर्फ ट्रेन किया, किस तरीके से आपको क्लाइंट से बात करनी है, किस तरीके से आपको जुडिशल स्टाफ से बात करनी है, और इस प्रोफेशन की जो एथिक्स हैं। क्या फर्क होता है, जुडिशल स्टाफ से कैसे डील किया जाता है? जुडिशल स्टाफ देखो हमारे उसके लिए ही है, हम उन पे कोई मतलब रौब ना दिखाएं। वो भी अंडर प्रेशर होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। हमारे पास तो 10-15 की फाइल होती हैं, उनके पास 100 फाइलें होती हैं। तो एक डिसिप्लिन वे में हमारा एक प्रोफेशन है, जो सब हमें वकील साहब बोलते हैं, वकील नहीं वकील साहब बोलते हैं। तो एक साहब जैसा जो डिसिप्लिन है, काम करने का जो तरीका है, वो हमारा होना चाहिए। तो कॉपरेशन जो होता है वो करना चाहिए कि कोई अगर बाई चांस आपके किसी फ़ाइल निकालने में थोड़ी सी देरी हो गई तो आप थोड़ा हाइपर ना हो जाएं, या कुछ ऐसा काम ना करें। जो सजगता होती है, एक सहनशीलता जो होती है, सादगी के साथ अपनी बात रखें, चाहे वो कोर्ट हो चाहे कुछ भी हो। और आपका क्या मानना है कि कोर्ट स्टाफ का रवैया कैसा है यहाँ पे वकीलों की तरफ? कोर्ट स्टाफ का जितना भी कोर्ट स्टाफ हमारा फ़िलहाल जो आज की डेट में है, वो सबका बहुत अच्छा रवैया है। वो रवैया भी इसलिए अच्छा है कि हमारा अच्छा उनके प्रति। हम उनको मोस्टली ये देखते हैं कि हमारा हमारा बिहेवियर उनके प्रति ख़राब ना हो। कोर्ट स्टाफ सारा ठीक है। और पेंडेंसी ऑफ केसेस की प्रॉब्लम जो बढ़ती जा रही है, उसकी तरफ आपकी क्या राय है? ये कोरोना पीरियड में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस जो बढ़े थे, उनका अब धीरे धीरे कोर्ट निपटारा कर रहा है। उनको अब प्रॉपर वे में कोर्ट चल रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक हो जाएगा, वो जल्दी निपटारा हो जाएगा। देखो पेंडेंसी ऑफ केसेस की जहाँ तक बात है, उसके ऊपर तो जितने रिस्पॉन्सिबल जुडिशल सिस्टम, उतने रिस्पॉन्सिबल एडवोकेट्स भी हैं, मैं ये कहूँगा। हालांकि कुछ वकील भाइयों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, क्योंकि हम जानबूझकर उनको डिले करते रहते हैं। कोई हमारी पार्टी हमसे कहती है कि भाई थोड़ा सा डिले कर दीजिए, तो WS में कई बार टाइम लग जाता है, 2-2, 3-3 तारीखें, अननेसेसरी एग्जाम्पशंस, तो 1-1 साल तो अपीयर होने में ही लग जाता है। हालांकि जो एपेक्स कोर्ट है, उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस जो हैं अभी दी हैं, एक टारगेट भी दिया है 2023 तक की, हर कोर्ट को एक टारगेट दिया है कि वो इतनी सारी एग्जीक्यूशंस और इतने सारे मतलब 120 पर्टिकुलर केसेस उनको डिस्पोज ऑफ करने हैं 2023 तक। तो ऊपर से भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, बट कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, और पेंडेंसी ऑफ द केसेस डिपेंड्स अपॉन अस। 2 एडवोकेट होते हैं, एक अपोजिट काउंसिल होता है, एक कंप्लेनेंट का काउंसिल होता है, तो दोनों के एफर्ट लगाने पड़ेंगे कि जल्दी से जल्दी निपटारा हो। आपको वकालत में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? वकालत में जो मेरा पर्पज़ है, हाँ जी, प्रोफेशन में जो मैं सबसे पहले तो मैं इंस्पायर अपने जो हमारे गुरुजी हैं श्री वीपी चपराना जी एडवोकेट, उनको देख करके हुआ हूँ। और दूसरा, ये प्रोफेशन आपकी अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन है। काफ़ी अच्छा मौका था, आई वॉज द टॉपर ऑफ माई कॉलेज में, जुडिशरी में जा सकता था, मैं नहीं गया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ आकर के आप सोशल वर्क कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, आप जो चाहो, जो चेंज आप बदलाव सोसाइटी में लाना चाहते हो, वो आप यहाँ पर लेकर के आ सकते हो। आप सोशल वर्क कर सकते हो, आप पॉलिटिकल वर्क कर सकते हो, अब जो चाहो आप यहाँ पर आकर कर सकते हो। एक समाज में एक बदलाव अगर आपको लेकर के आना है, एक समाज में कोई नई सोच आपको लेकर के आनी है, कोई इनिशिएटिव अगर आपको लेना है, तो ये प्रोफेशन मैं कहूँगा एक बेस्ट प्रोफेशन है। और जहाँ तक फाइनेंसिस की बात है, जहाँ तक अर्निंग की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रोफेशन से बेटर अर्निंग का कोई प्रोफेशन होगा। और सबसे ख़राब चीज़ कौन सी लगती है कि इससे गुस्सा आ जाता है कि ये बदलनी चाहिए? अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है हमारे जुडिशल सिस्टम में।
सबसे पहला जो मैं चाहूँगा कि जो JMICs हमारे यहाँ बनते हैं, जो इनिशियल स्टेज होती है जुडिशरी की, उसके लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड होना चाहिए कि 3 साल की प्रैक्टिस के बाद या 5 साल की प्रैक्टिस के बाद आप जुडिशरी में जा पाएँ। थोड़ा सा उन्हें पता लगे कि एडवोकेट्स को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कुछ ऑफिसर्स हैं जो ये समझते हैं कि दैट दे आर द बैकबोन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, पूरा जुडिशियल सिस्टम उन्हीं के इशारा मतलब उन्हीं की वजह से ही चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक छोटा सा पार्ट है जुडिशियल पार्ट को, उसके ऊपर भी बहुत सारे कोर्ट्स हैं। कई बार अननेसेसरी हमें अपील में जाना पड़ता है बिकॉज उनका जो ऑर्डर होता है वो जस्ट ऑर्डर नहीं होता, बहुत सारी कमियाँ उनमें होती हैं। तो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज जो जुडिशरी की है, जब बच्चे कॉलेज पास करते ही सीधा जुडिशरी में ना चले जाएं, उन्हें 3 साल या 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो सबसे मैंडेटरी ज़रूरी होना चाहिए, ताकि वो समाज को देख पाएँ कि सोसाइटी क्या है, वो एडवोकेसी सिस्टम को समझ पाएँ। और क्योंकि जब ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें आप कोई परफेक्ट नहीं हो सकते। आपको इसमें एक डॉक्टर की भी नॉलेज होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रीशियन की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक एज ए फादर भी सोचना चाहिए, एज ए मदर भी सोचना चाहिए, बिकॉज आपका क्लाइंट कुछ भी हो सकता है। आप उसकी कोर्ट में जा कर के आप कोई भी आपके सामने आप उसको क्रॉस कर सकते हो, और जज को तो और उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमें तो एक पर्टिकुलर एक केस का एक्सपीरियंस होता है, बट उन्हें तो उनके पास तो 100 फाइलें होती हैं। तो कोई तो जब तक एक समाज में हर तबके का इंसान रहता है, और जब तक समाज की हमें पूरी नॉलेज नहीं होगी, तो आई डोंट थिंक सो कि इस प्रोफेशन के लायक हम हैं। अब फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के टॉपिक पे आते हैं। आप बताइए खुद को कैसे इस्टेब्लिश करें जब प्रैक्टिस के लिए आए? देखो, जो नए बच्चे या न्यू कमर जो होते हैं, जब रिज़ल्ट आता है तो बच्चे बड़े जोश के साथ यहाँ पर आते हैं। और जब हमारा कॉलेज का पहला दिन था तो हमारे एक प्रोफेसर साहब आए थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि आपका प्रोफेशन, ये जो पढ़ाई है लॉ की, ये अभी से शुरू नहीं है। आप जिस दिन कोर्ट में पहले दिन जाएंगे तब से आपका डिग्री शुरू होगी, बिकॉज ये डिग्री मिलना एक अलग बात है और प्रैक्टिकली इसको करना बहुत ही अलग बात है। तो जो नए बच्चे आए हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और एक एडवोकेट, वो एडवोकेट तभी नहीं है कि जब वो कोर्ट में अपीयर हो। एक एडवोकेट 24 आवर्स में कहूँगा कि एडवोकेट है। अपने बिहेवियर में, अपने कैरेक्टर में, इन सब चीज़ों में एडवोकेसी लेकर के आएँ, और अपनी यूनिफॉर्म से प्यार करें। आप कहीं भी जाएं तो अपनी यूनिफॉर्म में ही जाएं, क्योंकि आप हमें भी खुद फीलिंग नहीं आती अगर हम यूनिफॉर्म में नहीं हैं। अगर सिविल यूनिफॉर्म में कोर्ट में आते हैं तो फीलिंग नहीं आती दैट वी आर एन एडवोकेट। तो फीलिंग होना ज़रूरी है। वो आपको इस प्रोफेशन को अच्छे से समझें, एक एथिकल प्रैक्टिस करें और कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी ना करें, और इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ आप सर्वाइव ना कर पाएँ। आप मेहनत ना करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अनटोल्ड स्टोरी का चौथा एपिसोड, जिसमें हमने फरीदाबाद कोर्ट को कवर किया है, यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पर। धन्यवाद।